बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से है और हमारा लेक्चर नंबर आज मेरे ख्याल में दिस इज़ लेक्चर नंबर 11 टुडे। सो वी हैव डिस्कस ऑलरेडी द 10 लेक्चर और इसके अंदर मैंने आपको कोई 2 to 3 लेक्चर जो है वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द केमिकल सेफ्टी एंड हैजर्ड्स। सो केमिकल सेफ्टी वी हैव मैंने आपको बताया था कि वी हैव नॉर्मली केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, तो उसको मैंने फोकस करते हुए केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हैजर्ड्स को डिस्कस किया था एंड दैट ऑल्दो दैट एरिया इज नॉट डायरेक्टली कोरिलेटेड विद आवर स्टडीज, यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अब तक जो हमने पढ़ा था वो पहले मैं लिख देता हूँ। सबको पता है कि वी हैव PDCA साइकिल, और इस PD साइकिल में अब तक जो हमने डिस्कस किया था वी हैव डिस्कस प्लान फेज, तो हम इसको काट देते हैं। वी हैव डिस्कस डू फेज यानी इम्प्लीमेंटेशन फेज। सो प्लान फेज में हमने ये डिस्कस कर दिया, डू फेज के अंदर हमने इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस कर लिया। नाउ वी हैव डिस्कस प्लान एंड डू फेज। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पॉप फेज के अंदर हम जो है वो ऑर्गेनाइजिंग फेज के अंदर जो है हम एक ऑर्गेनोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जो लास्ट टाइम डिस्कस किया दैट वी नीड टू डेवलप एन ऑर्गेनोग्राम। और उस ऑर्गेनोग्राम में हम बताते हैं कि वी हैव अ CEO। फर्ज किया 4 डायरेक्टर्स हैं और उन्होंने एक CEO बनाया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया, तो वो या मल्टीपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। सपोज द कंपनी हैज BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड देन दे हैव द कंप्लीट हायरार्की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसके बाद सीनियर मैनेजर है, और सीनियर मैनेजर अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट का सीनियर मैनेजर है, तो हम इसको कहेंगे ही इज द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, मुझे नहीं पता लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया, बट ये मैं ऐड कर देता हूं कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग फेज पे जाते हैं, व्हेन वी गो टू द ऑर्गेनाइजिंग फेज यानी ऑर्गेनोग्राम में, तो मैनेजमेंट सिस्टम कोई भी हो, इन्वायरमेंट हो, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, तो हमें एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव हायर करना है जो उस पूरे सिस्टम को चलाएगा या उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि दे हैव अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव रिगार्डिंग टू दैट रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो उसको रन करेगा। तो वी हैव, अच्छा इसका काम क्या होता है बेसिकली, ये जो एक तो ये हमारी टॉप मैनेजमेंट हो गई, ठीक है, और ये नीचे आपका बॉटम जा रहा है, ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। हमारा बॉटम है लाइक सुपरवाइजर्स है, वी हैव सुपरवाइजर्स, वी हैव वर्कर्स, तो ये इन दोनों को, इन सबको लेके चल रहा होता है। तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव का काम ऑर्गेनोग्राम को मैनेज करना है, ही नीड्स टू मैनेज द ऑर्गेनोग्राम। टॉप मैनेजमेंट को कैसे लेके चलना है, और जो उसकी जो नीचे हैं लाइक बॉटम तक जो सुपरवाइजर हैं, वर्कर्स हैं, स्टाफ है, लेबर है, उन सबको आपने कैसे इन्वायरमेंट रिगार्डिंग इन्वायरमेंट उसको कैसे आपने उनको कैसे समझाना है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, जब आप ये 3 फेजेस कर लेते हैं देन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट मैनेजमेंट सिस्टम। हमने प्लान कर लिया, हमने पॉलिसी बना ली, कमिटमेंट ले ली टॉप मैनेजमेंट से, फिर जब हम उसको इम्प्लीमेंट कराने जा रहे हैं तो ये बड़ा मुश्किल फेज होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज। हमने एकदम उस पर पैसा इन्वेस्ट करना होता है। दिस इज द प्रैक्टिकल एरिया। अब तक जो हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, नाउ वी आर कम टू दैट एरिया विच इज नियरली प्रैक्टिकल। अच्छा, जब प्रैक्टिकली हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, हमने जो सिस्टम बनाया होता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर हमने ये करना है, अगले 3 मंथ्स के अंदर हमने ये करना है, तो बेसिकली जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड देन ये दो तो हमने डिस्कस कर लिए, देन वी चेक, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट फेज था वो था हमारा चेक फेज, ठीक है। और चेक फेज के अंदर हम क्या देखेंगे, ये मैं ऑर्गेनोग्राम साफ कर रहा हूं, ठीक है। वी हैव चेक फेज, और चेक फेज के अंदर हमने क्या करना है, चेक फेज के अंदर हमने देखना है कि वेदर आवर टारगेट्स आर मेट और नॉट। हमारे टारगेट्स हमें मीट हुए हैं या वो जो हमने इतनी मेहनत की या हम इम्प्लीमेंटेशन फेज पे गए
तो वो यूजलेस रहे। तो चेक फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हमें चल के, अब तक तो हमें नहीं पता था हमने क्या किया, लेकिन चेक फेज के अंदर हमें पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में थे या वी वर रॉन्ग, या हमारी डायरेक्शन अभी थोड़ी सी मजीद चेंज होनी है। तो बिफोर चेकिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि हमने चेक किस चीज को करना है। ठीक है, हमने चेक करना है अपने ऑब्जेक्टिव्स को। वी नीड टू चेक द ऑब्जेक्टिव्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और हम उस ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लाई कर चुके हैं या कर सके हैं या नहीं। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ठीक है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव यही होगा कि आपने इन्वायरमेंट को कंप्लायंस कराना है। ठीक है, तो सिंपल मैं एक पैरामीटर लेता हूं और फिर हम उस पैरामीटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव, अच्छा, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी, हमारा ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं वन बाय वन। SMART। ठीक है, सो आवर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्पेसिफिक। ठीक है, दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए। सो इट मस्ट बी मेजरेबल, स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू द टास्क। ठीक है, बैकएंड के अंदर लिख रहा हूं मैं स्पेसिफिक टू द टास्क फॉर विच इट इज स्टार्टेड। ठीक है, जो जिस मैनेजमेंट सिस्टम जिसके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक हो। ठीक है, दूसरा मेजरेबल। ठीक है, मेजरेबल का मतलब ये है कि आप उसके अंदर कोई वर्डिंग्स देंगे, मतलब कोई टारगेट्स इस तरह के देंगे जो कि मेजरेबल हो, कि हमने इतने टन कम करना है, ये क्लोराइड जो था वाटर के अंदर 250 से ज्यादा रहा है, तो हम उसको इनिशियल फेज में जो है वो 500 से 300 पे लेके आएंगे और फिर 250 पे लेके आएंगे। तो दैट इज मेजरेबल, यानी आप कोई रीडिंग दे रहे हो उसकी। ठीक है, कोई वैल्यू है आपके पास, तो इट मस्ट बी मेजरेबल। तीसरे नंबर पे इट मस्ट बी अचीवेबल। स्पेलिंग माइट बी रॉन्ग, कहीं मैं गड़बड़ कर रहा हूं। तो इट मस्ट बी अचीवेबल। अचीव मतलब आप उसको अचीव भी कर सकें। ऐसा ना हो कि बहुत आपने कहा कि भाई मैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा सिस्टम लेके आऊंगा कि 1 महीने के अंदर मेरा सॉलिड वेस्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो इट इज नॉट अचीवेबल। तो आपने वो टारगेट सेट करने हैं जो कि पॉसिबल हो एंड अचीवेबल हो। और फिर उसके बाद क्या, आर फॉर रीजनेबल। रीजनेबल मतलब वो जिसके सामने आप अपना ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं वो कहे हाँ भाई ये दिस इज अ रीजनेबल आंसर। तो कहा जाता है ना कि दिस इज अ रीजनेबल पर्सन गिव यू द रीजनेबल आंसर। एक रीजनेबल आदमी मतलब ये है कि आप उसको आपके रीजनेबली प्रैक्टिकेबल भी हो, आपकी टाइम के अंदर, आपकी कॉस्ट के अंदर, आपकी एफर्ट के अंदर भी हो। मिसाल के तौर पे अगर मुझसे कहा जाए ये बोर्ड उठा ले तो मैं इसको उठा सकता हूँ। फिर इस तरह कहा जाए कि इस बोर्ड के साथ जो है आपको अलमारी भी उठा लें और इसके साथ जो है आप जो है वो क्या कहते हैं चेयर भी उठा लें, तो अब ये रीजनेबल मतलब ये टास्क मेरे लिए रीजनेबल नहीं है, मेरी एफर्ट से ज़्यादा है, मेरी कॉस्ट से ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारी इन तीनों चीज़ों से एक्सीड कर रही हो, मतलब टाइम से भी, कॉस्ट से भी और एफर्ट से भी, तो यू कैन नॉट से दैट दिस इज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। तो रीजनेबल हो और फाइनली क्या हो हमारे पास ये टाइम बाउंड, मतलब यू मस्ट हैव सम टाइम। ये नहीं कि आपने कहा भाई जीरो पे चले जाएंगे, हम 0% जो है सॉलिड वेस्ट जनरेट करेंगे, यानी हम रिडक्शन करेंगे 0%, देन यू डोंट टेल अबाउट द टाइम, आप उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं दे रहे। तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, यू आर नॉट क्लियर इन योर ऑब्जेक्टिव। भाई अगर मुझसे कोई कहे, मैं कहूँ भाई मैं इंटर करूंगा तो इंटर में मैं इतनी परसेंटेज लूंगा, अब वो इंटर मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे ऑब्जेक्टिव जो है इट इज नॉट स्मार्ट। ठीक है, टाइम बाउंड ही नहीं है, चल रहे हैं 8 इयर्स हो गए एक शख्स को एंटर करते हुए, तो इट मींस इट इज नॉट अ टाइम बाउंड। तो आवर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रीजनेबल एंड टाइम बाउंड। तो ये होने चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्या सेट किया था, अब हम बात करें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। तो हम
हम परफॉर्मेंस जब देखेंगे जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, फर्स्ट किया ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया, फर्स्ट किया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यू कैन से XYZ, XYZ एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके यहाँ ये EMS पे काम कर रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइडर है, दे हैव नो प्रोसेस, इनके अंदर कोई प्रोसेस इंडस्ट्री नहीं है ये ऑर्गेनाइजेशन, बट दे यूज नॉर्मली पेपर वेस्ट इनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो एक प्रॉब्लम हमारे पास आ गया, एस्पेक्ट आ गया जो मैंने आपको बताया था कि इनके यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम है दैट इज पेपर वेस्ट। तो अब पेपर वेस्ट को हमने XYZ कंपनी ने पेपर वेस्ट के लिए आपने ऑब्जेक्टिव सेट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि फर्स्ट क्या, दे आर प्रोड्यूसिंग 10 टन्स पर ईयर ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, पेपर है, सॉरी पेपर ही है और ये है इनका सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट है आपका पेपर की शक्ल में। अब आपने ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि आपने इस वेस्ट को रिड्यूस करना है टू गेट यूर डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है आपका। अब आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है विच मस्ट बी, ठीक है, टाइम बाउंड हो, स्पेसिफिक हो टू द टास्क, और आपके लिए क्या है कि आपने उसको स्पेसिफिक कर दिया, टाइम बाउंड कर दिया, फिर रिजनेबल भी हो, प्रैक्टिकल, सारी चीजें इसके अंदर। तो हमने सेट कर दिया हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव है, टारगेट हम सेट करेंगे। नाउ वी आर सेटिंग द टारगेट, वी आर सेटिंग द टारगेट टू गेट द ऑब्जेक्टिव। टारगेट क्या है कि अब चल रहा है फर्स्ट क्या, दिस इज 2020, ठीक है, दिस इज Jan 2020, फर्स्ट क्या, मैं जनवरी 2020 की बात करूं तो टारगेट क्या है, द XYZ ऑर्गेनाइजेशन लिख देते हैं, XYZ organization will reduce पेपर वेस्ट, कितना रिड्यूस करेगी, कितना, फर्स्ट क्या भी कितना प्रोड्यूस हो रहा है 10 टन, तो इन्होंने हाफ करना है 5 टन पर ईयर, ठीक है, यानी बाय द एंड ऑफ 2021 जनवरी, ठीक है, टाइम भी दे दिया आपने, जनवरी तक जो है आपको 2021 की जनवरी में जो है 1 ईयर आपने 10 टन से रिड्यूस करके 5 टन पे आना है। तो ये आपने टारगेट सेट कर लिया। नाउ हाउ टू गेट दैट टारगेट्स, आपने उस टारगेट तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए भी आप मेथड्स या आप जो है वो प्रोसीजर डिजाइन करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप ऑर्गेनाइजेशन ने एक रूल निकाल दिया कि क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वहाँ पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, और अगर फर्ज किया ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है कि भाई अगर किसी को लेटर देना है, जैसे हमारे गवर्नमेंट इदारे होते हैं उसमें नॉर्मली पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है और पेपरलेस काम हो नहीं सकता। सपोज ऑर्गेनाइजेशन ऐसी इसके अंदर पेपरलेस काम हो नहीं सकता। यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं जहाँ पे यू नीड पेपर वर्क, तो अब उसमें आपको पता है कि 10 टन पेपर इतना इस्तेमाल भी हो रहा है जो कि कॉस्ट है, प्लस सॉलिड वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। तो अब उसको रिड्यूस करने के लिए आपने एक मेथड या प्रोसीजर सेट कर दिया कि आपने कहा कि नोबॉडी इज अलाउड टू प्रिंट ऑन सिंगल साइड ऑफ द पेपर। एक तो आपने प्रोसीजर निकाल दिया, ठीक है, दूसरा निकाल दिया कि आप नॉर्मली क्या कहेंगे, नोबडी इज अलाउड टू ईमेल, ठीक है, आपने कहा नो ईमेल्स आर विल बी प्रिंटेड या प्रिंटेड, ईमेल प्रिंट नहीं होगी, ईमेल के प्रिंट निकाल के दूसरों को नहीं देंगे। तो आपने इस तरह के 2-3 प्रोसीजर सेट कर दिए टू गेट द डिजायर्ड टारगेट। और टारगेट क्यों सेट कर रहे हैं, बिकॉज टू गेट द ऑब्जेक्टिव। अब आपने ये टारगेट सेट कर दिया अचीव करने के लिए, अब ये अचीवेबल है। आपने बिल्कुल ये सर्कुलर बना के जो है अपने तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर भेज दिया कि भाई नोबडी इज अलाउड टू टेक द पेपर ऑन वन साइड, आप एक सिंगल साइड पेपर प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है, अदरवाइज दे वर पनिश्ड या जो भी है
उसकी एलिगेशंस लगाएंगी। तो अब जब ये अब हर डिपार्टमेंट में जाएगा तो अल्टीमेटली दे विल फॉलो, कुछ डिपार्टमेंट फॉलो करेंगे, कुछ डिपार्टमेंट फॉलो नहीं करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एम्प्लॉइज कि वो उसको कैसे फॉलो करते हैं, बट आपने वो प्रोसीजर भी सेट करना है। अब यहाँ तक तो हो गया हमारे सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स। अब है क्या कि आपको आपने टारगेट सेट किया था, ये टारगेट आपका टारगेट था आपके पास, एक तो टाइम था, सॉरी वी हैव द टाइम, वी आर द टाइम बाउंड, प्लस हमारे पास इसकी एक क्वांटिटी थी और इसके साथ हमने एक प्रोसीजर सेट किया था। तो टाइम बाउंड था, क्वांटिटी थी और व्हाट वी हैव अचीव, तो हमारे पास कंप्लायंस है या नॉन कंप्लायंस हुई है, ठीक है। ये तीन चीजें देखनी। तो टाइम ना बस हमने 3 मंथ्स के हिसाब से टाइम रखा था, ये पूरे 1 ईयर का टारगेट दे दिया था। अच्छा टाइम हमारे पास गुजर गया भाई, वी हैव नाउ गेट द जनवरी 2021, नाउ वी आर गोइंग टू ऑडिट। हम देख रहे हैं कि हमारे जो इम्प्लीमेंट किया हमने सिस्टम, हमने सर्कुलर भेजे, उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी क्या आई, फर्ज किया हमने जो कंज्यूमेबल पेपर था, ये जो फाइनली सॉलिड वेस्ट के हमने जो अपनी रसीदें निकाली जो, या जो हमने जो उसको डिस्कार्ड किया है, तो हमें पता चला कि क्वांटिटी वाज 7 टन्स पर ईयर, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ जनवरी 2020 टारगेट तो हमारा 5 टन्स का था, बट वी गॉट नियर टू दैट टारगेट, हमें 7 टन्स। तो आपका क्या ख्याल है कि हमें कंप्लायंस मिला या नॉन कंप्लायंस मिला? अल्टीमेटली वी गेट द नॉन कंप्लायंस। तो इसका मतलब वही बात जो हम चेक कर रहे थे, वो नीड टू चेक आवर परफॉर्मेंस, जिसको हम सी कह रहे हैं। तो यहां हमें पता चलेगा कि हमने जो टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव अपने सेट किए थे, दो दे आर नॉट फुलफिल्ड, ठीक है। तो जब ये फुलफिल नहीं हुए तो इसका मतलब एनसी हुआ। तो एनसी फाइनल जो हमारी मतलब क्या है कि क्यों नॉन कंप्लायंस क्यों गई? बिकॉज आवर पुअर परफॉर्मेंस, कहीं ना कहीं हमारा गैप था इम्प्लीमेंटेशन में या रिसीविंग में, कुछ लोगों ने उसको फॉलो किया, कुछ लोगों ने फॉलो नहीं किया। तो ये कहलाती है हमारी चेकिंग ऑफ द परफॉर्मेंस। तो हर मैनेजमेंट सिस्टम अपनी परफॉर्मेंस चेक करता है थ्रू ऑडिट्स के थ्रू, बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसके। तो नाउ वी आर एट द पॉइंट दैट आवर इम्प्लीमेंटेशन हैज नो रिजल्ट या लेस रिजल्ट्स, ठीक है। नियर है, कम बेहतरी आई है, बट हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए थे, एक साल के अंदर सिर्फ वी हैव ओनली 3 टन्स ऑफ रिडक्शन, यानी 30% रिडक्शन की। हमें 50% के टारगेट तक जाना था। अगर सपोज अगर रिजल्ट हमारे पास स्टिल अगर हमारे पास रिजल्ट आते हैं, वी गेट द क्वांटिटी 5 टन्स पर ईयर, तो इसका मतलब हमने ऑब्जेक्टिव को पा लिया, वी आर एट द कंप्लायंस। तो जब हम कंप्लायंस पे हैं तो अब एनसी नहीं लगेगा। अब हमने वी हैव गेट द टारगेट, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, हमारा जो टारगेट था, जो हमने अचीव करना था, वी हैव अचीव दैट टारगेट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, जो हमने टाइम सेट किया था। मैंने आपको बताया ना कि ऑब्जेक्टिव हमारे क्या टाइम बाउंड भी होने चाहिए, स्पेसिफिक भी होने चाहिए, अचीवेबल, नाउ वी हैव अचीव द टारगेट, ठीक है। अब हमारी परफॉर्मेंस तो ओके है, लेकिन अब इसके अंदर जब ओके हो जाता है, गड़बड़ क्या आती है कि इसकी मॉनिटरिंग में Now the main problem is the monitoring. लोग इसकी मॉनिटरिंग में, या जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको मॉनिटर नहीं कर पाती। एक साल तक तो ये हुआ, लेकिन आफ्टर सर्टेन 6 months इट इज जंप अगेन टू 7 और 8, ठीक है। 5 टन पर ईयर आ गया, फिर ये 7 to 8 पे जंप कर गया, तो इसका मतलब परफॉर्मेंस फिर डिस्टर्ब होगी। तो परफॉर्मेंस इंसान समटाइम्स वी गॉट द परफॉर्मेंस एंड देन वी नीड टू मॉनिटर दैट परफॉर्मेंस। तो यहाँ तक मैंने जो आपको आज पढ़ाना था वो ये था कि सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स क्या होता है, एंड उसी सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स के अंदर हम ये चेक करते हैं कि वेदर वी गॉट आवर रिजल्ट्स, यानी रिजल्ट्स जो हमारे पास आए, हमारे पास जो फाइनली क्या है, आउटकम आया, रिजल्ट्स और आउटकम जो है
तो आउटकम एंड रिजल्ट्स आर विद इन द कंप्लायंस और इट इज नॉन कंप्लायंस। तो ये चेक करेंगे। अगर कंप्लायंस के अंदर अंदर है तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, और जब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है तो इट नीड्स टू बी मॉनिटर। और अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है, तो हमारा नॉन कंप्लायंस है, तो अब हम क्या करेंगे, मॉनिटर तो खैर बाद में करेंगे, वी नीड टू रिव्यू। ठीक है, हम उसको दोबारा रिव्यू करेंगे कि चेक करेंगे कि कहाँ गैप्स थे, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई। तो ये चीज़ें हमने इसके अंदर आज के चैप्टर में डिस्कस की हैं। अच्छा, इसमें फर्दर जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा कि परफॉर्मेंस क्या होती है, परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास कौन कौन से पॉइंट होते हैं, मतलब कुछ मॉनिटरिंग के पॉइंट्स होते हैं रिगार्डिंग मॉनिटरिंग। सो वी हैव पॉइंट्स इन मेजरिंग परफॉर्मेंस। हमें उन पॉइंट्स को पकड़ के जो है फिर उसको मज़ीद मेजर परफॉर्मेंस को हम ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक्टिव मॉनिटरिंग है, रिएक्टिव मॉनिटरिंग है, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसको फिर हम फिट करेंगे रिगार्डिंग आवर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो आज तक के लिए, अभी तक के लिए तो यहाँ तक हम इसको देख रहे हैं और इसको आप लोग फर्दर देख लीजिए।